अच्छा, कोई मुझको ये बता सकता है गौरव, चंचल, बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है किसी को नॉलेज? नहीं, नो सर, बैकग्राउंड शायद चेंज नहीं होगा इसमें। बैकग्राउंड चेंज नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो नहीं सर, हो तो जाता है इसमें। हाँ, एक हो जाता है, सेकेंड, हो जाता है, बिल्कुल क्योंकि हो यस सर। जाता है। यू आर राइट सर गौरव। इसमें मोर का ऑप्शन आ रहा होगा ना स्क्रीन पे, इसमें ऑप्शन आ रहा है पार्टिसिपेंट्स के साइड में पार्टिसिपेंट्स के 3 साइड डॉट्स में। है। चैट का ऑप्शन है और सिक्योरिटी का ऑप्शन है। ओके, आप पीसी में यूज कर रहे होगे ना, तो उसमें नहीं आ रहा होगा, उसमें कहीं और होगा। मैंने फोन में कर रखा है तो वहां पे से अच्छा, मोर फोन का में ऑप्शन आ ऑप्शन रहा है, है। फोन में ऑप्शन है। पार्टिसिपेंट्स के साथ में वहीं पे है वर्चुअल बैकग्राउंड भी। हाँ, तो इसका मतलब है कि अगर क्या कहते हैं, उसमें है ना, सेल फोन में अगर है तो इसमें भी होगा हाँ, जरूर, तो इसमें भी होगा, कहीं और से होगा। कहीं और से होगा। चलो फिर हम इसको बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो बाकी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को। मुझे लगता है कितने दिनों के बाद आप लोग क्लास करने आए हैं, क्योंकि फिजिकल क्लासेस में भी आप लोग नहीं आए थे, एग्जाम्स चल रहे थे, तो 6 महीने के बाद मिल रहे होंगे ज़्यादा। यस 6 महीने ये तो सर ऑनलाइन में तो इतना ही हो गया। अच्छा, बीच में लीगल इश्यू मैंने शुरू किया था, फिर वो मैम को दे दिया था मैंने, तो वो भी रह गया। चलो कोई बात नहीं, अब ह्यूमन राइट्स पढ़ते हैं। तो आज हमारा सब्जेक्ट जो है दैट इज लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो इट इज हैविंग 8 यूनिट्स और 8 चैप्टर्स। So today's class is the maiden class, so therefore we will just discuss the outlines of the subject, its importance, why it is so imperative, and the concept of human rights involving its definition. So the very first unit is meaning and definition of human rights and concept of human rights. So the question, before discussing about, अगर स्पीड कभी तेज हो तो मुझे बताना, मैं फिर कम कर लूँगा। So the question is, what is human rights and why are they needed? Basically, human rights are those rights which are bestowed upon human beings for the virtue of being humans. मानव होने के नाते उनको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, उसको ह्यूमन राइट्स कहते हैं। और इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत इसलिए, दो तरह की ज़रूरतें हैं इसकी। मैं एक पहली अर्लियर रिक्वायरमेंट बताता हूँ, देन आई विल डिस्कस द अल्टीमेट एंड पेनल्टीमेट रीज़न व्हाई ह्यूमन राइट्स केम इनटू बीइंग। सबसे पहली बात, ह्यूमन बीइंग अगर है तो ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। ह्यूमन बीइंग इज ऑफ कोर्स एन एनिमल। ह्यूमन बीइंग एक जानवर है, एक पशु है, बट वो एक सोशल एनिमल है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे एग्जांपल दूं, इलस्ट्रेशन के तौर पे, तो आप ये देखो कि अगर गली में बहुत सारे कुत्ते हैं और उनके पास एक रोटी या एक हड्डी है, तो वो जब तक उनके पास जितनी ताकत होगी वो उस हड्डी के लिए लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, कूटेंगे, जो करना है करेंगे, मगर जनरली दे विल नॉट शेयर देयर रोटी और हड्डी। बट ह्यूमन बीइंग में क्या है? ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो हैविंग दैट डिजायर ऑफ फूड, हंगर, रिसोर्सेस, सेक्सुअलिटी, डोमिनेंस, ये सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग में भी हैं। बट अगर आप ह्यूमन बीइंग की कोर वैल्यूज में अंदर जाके देखोगे तो वो कई दफ़ा कंपटीशन में भी बिलीव करता है, एंड समटाइम्स ह्यूमन बीइंग ऑल्सो बिलीव इन कोऑपरेशन। तो इसीलिए कहा गया है कि एक ऊंचे दर्जे का पशु है ह्यूमन बीइंग। कुछ चीज़ें तो इसकी बहुत ही प्रिमेबल हैं, जो फाइट एंड फ्लाइट इंस्टिंक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, इफ समवन इज अटैक्ड, तो उसके 3 तरीके के रिएक्शन होते हैं, जिसे आप फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मोड कहते हैं। फाइट में इफ द डेंजर इज देयर सो ही विल ट्राई टू फाइट, एड्रेनलिन रश होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पल्स रेट बढ़ेगा, फोकस एक जगह पे हो जाएगा। ये जंगल में होता था जब किसी प्रे को कोई बड़ा जानवर उसको खाने के लिए अटैक करता था, तो उस वक्त ये चीज़ें होती थी। तो दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। या तो वो भागेगा, या तो वो डर की वजह से बिल्कुल ही सुन पड़ जाएगा। तो ये फाइट, फ्लाइट प्लस फ्रीज, ये 3 रिएक्शन ह्यूमन बीइंग के होते हैं। बट अगर फिर मोटे तौर पे देखोगे तो ह्यूमन बीइंग ने फिर अपने आप को स्टेट बनाया, स्टेट बनाने के बाद सोसाइटी बनाई, तो ये सारी चीज़ें बनाई। तो ह्यूमन बीइंग एक रैशनल बीइंग है, और रैशनल बीइंग होने के साथ साथ सिर्फ ह्यूमन बीइंग ऐसे क्रिएचर्स हैं ऑन द फेस ऑफ द वर्ल्ड कि जहाँ पर आप देखो कि रिलीजन भी एग्जिस्ट करता है,
जहाँ पे फैमिली किनशिप बड़ी है, फैमिली किनशिप एनिमल्स में भी होती है, वेदर इट इज एंट्स और एलिफेंट्स। तो बट ह्यूमन बीइंग की किनशिप एक हाई लेवल पे होती है। वी हैव डेवलप्ड द आर्ट ऑफ लैंग्वेज, तो ये वी कैन यूज, वी आर एम्बीडेक्स्ट्रस एंड वी कैन यूज आवर हैंड्स एंड वी कैन यूज टूल्स। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एक सोसाइटी बनाई, और एक सोसाइटी बनाने की वजह से हमें राइट एंड रॉन्ग का एहसास। तो फिर रिलीजन आया, वेदर इट वाज अर्ली क्रिश्चियनिटी या अर्ली हिंदू सिविलाइजेशन या लेटर द मुस्लिम सिविलाइजेशन या बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन, जितने भी सिविलाइजेशन आते गए, तो थोड़ा बहुत इंसान को ये कहा गया कि बिकॉज गॉड इज देयर सो यू हैव टू रिस्पेक्ट द क्रिएशन ऑफ गॉड। तो वहाँ से फिर ये निकल के आता है। और क्योंकि ह्यूमन बीइंग रीजन करता है, उसको अलग तरीके का पेन होता है, तो दैट इज द रीजन वो ये कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, द डिफरेंस ऑफ रेस, the difference of caste, the difference of creed, the difference of religion, the difference of language, the difference of ethnicity, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हमें कुछ बेसिक राइट्स एक दूसरे को देने चाहिए। तो दैट वाज द रीज़न कि ह्यूमन राइट्स वहाँ पे सामने आए। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर आप जाओ तो आप ये देखोगे 13th-14th सेंचुरी के आसपास इंग्लैंड में किंगडम होता था, फ्यूडल सिस्टम था, वहाँ पे राजे रजवाड़े होते थे, और राजे रजवाड़ों के साथ साथ जैसे जागीरदार, नवाब, इस तरह के लोग थे, सिस्टम था फ्यूडल सिस्टम। तो वहाँ पर जो किंग होता था वो कभी भी टैक्स लगा देता था अपने बैरन्स पे या अपने नीचे वालों के ऊपर, या जो छोटे मोटे किसान होते थे। तो उन लोगों ने एक दफ़ा परेशान होकर वो किंग के पास गए एंड दे रिक्वेस्टेड द किंग। उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी कि अगर आपको हमारे ऊपर टैक्स लगाना भी है तो वो टैक्स अगर आप लगाओगे तो काइंडली इन्फॉर्म अस, प्रायर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एंड यू हैव टू इन्फॉर्म अस एंड यू हैव टू समवॉट टेक परमिशन ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से ये शुरू हुआ कि जो स्टेट हमने बनाया ह्यूमन बीइंग ने, और किसी एनिमल में स्टेट नहीं होता, तो ये स्टेट जो बहुत ही पावरफुल स्टेट है, इसके इससे भी अपने आप को बचाना है, तो वहाँ से ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट निकल के आता है। तो एक आता है बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल बीइंग्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, दैट इज द रीजन कि ह्यूमन राइट्स की जरूरत आके पड़ी। फिर दूसरी जरूरत कहाँ से पड़ी, स्टेट्स बन गए, स्टेट बन गए तो किंग्स बन गए, किंग्स बन गए तो उन्होंने बहुत सी राइट्स अपने पास ले ली, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस अपने पास ले लिया। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी भी आपने पढ़ी होगी इफ यू रिमेंबर। तो ये दूसरा रीजन था। तीसरा रीजन क्या है, ह्यूमन बींग्स अकेले ऐसे लोग हैं जहाँ पे रिलीजन फॉलो होता है। तो रिलीजन ये कहता है कि हर क्रिएशन की, हर ह्यूमन बींग की मोटे तौर पे ज़्यादातर आपको रिस्पेक्ट करनी है, उसको प्रोटेक्ट करना है, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड बाय गॉड द ऑलमाइटी, कि भगवान आपको या खुदा आपको या अल्लाह आपको जो है सज़ा देगा। तो आपको हर एक क्रिएचर की रिस्पेक्ट करनी है, एंड यू हैव टू स्पीक ट्रूथ, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, ऑनेस्टी वगैरह। तो वहाँ से भी ये आया कि ह्यूमन राइट्स हर किसी की होनी चाहिए। तो ये नेचुरल लॉ के उससे। सो दीज आर 3 to 4 थिंग्स जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स हिस्टोरिकली केम इनटू बीइंग। बट अगर अब आप मुझसे ये पूछोगे कि बिल्कुल पर्टिनेंट अचानक जरूरत क्या पड़ गई ह्यूमन राइट्स की, तो उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। यू मस्ट बी नोइंग, अच्छा ये बताओ अभी तक जो कहानी बताई है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं एक आपको सिनॉप्सिस देना चाह रहा हूँ, देन वी विल गो इनटू टेक्निकलिटी। यस सर। नाउ आई एम गिविंग यू जुरिस्प्रूडेंशियल बैकग्राउंड कि व्हाई इट वाज क्रिएटेड। क्योंकि एक इंग्लिश का भी एक फ्रेज है, आपको ये अच्छी तरीके से पता होगा, इंग्लिश का फ्रेज है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल। बताओ एनीवन प्लीज, गौरव, चंचल, बाबुल, गीता। Yes, sir. वो एक इंग्लिश का फ्रेज है, इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। इन्वेंशन। वेरी गुड गौरव, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट और उसका अनुवाद करें तो ये निकल के आता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जननी है। तो ह्यूमन राइट्स की आवश्यकता पड़ रही थी ह्यूमन रेस को अपने आप को बचाने के लिए, इस वजह से ह्यूमन राइट्स क्रिएट हुआ। क्यों क्रिएट हुआ, देखो पहले जब मैं आपको एंशिएंट इंडिया के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया, तो आपको मैंने क्या बताया कि सिविलाइजेशन होते थे नदी के किनारे, चाहे वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, या चाहे वो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन हो। तो वो छोटे छोटे कबीले होते थे, जनजातियां होती थी, उनके सरदार होते थे, और वो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे रिसोर्सेज के लिए। फिर बड़े बड़े किंगडम बनने लगे, बहुत बड़े बड़े किंगडम बनने लगे। एंशियंट में
एंशियंट हिस्ट्री में आपको इसका एग्जांपल मिलता है किसके फॉर्म में? अलेक्जेंडर द ग्रेट के फॉर्म में। अलेक्जेंडर हु केम फ्रॉम मैसिडोनिया ग्रीस, उसने पूरा एशिया माइनर यानी कि टर्की का एरिया, देन कमिंग डाउन पूरा सेंट्रल एशिया, ईरान वगैरह कवर करते हुए अफगानिस्तान, ही केम टुवर्ड्स इंडिया। और उसका जो लास्ट बैटल हुआ था दैट वाज विद किंग पोरस इन द डिस्ट्रिक्ट झेलम ऑफ वेस्ट पंजाब। तो झेलम नदी वो क्रॉस नहीं कर सका। तो जब इतने बड़े बड़े एम्पायर आप बनाओगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत मारकाट होगी, बहुत क्षति होगी, बहुत लॉस होगा ह्यूमन लाइफ का। उसी तरीके से जितनी भी वॉर होती थी, चाहे वो मंगोल इन्वेजन हो या कोई से भी इन्वेजन हो कहीं पर भी वर्ल्ड ओवर में एक दूसरे के ऊपर, ये यूरोपियन कंट्रीज में इन्वेजन हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज का दूसरी कंट्रीज को अपना स्लेव बनाने की बात हो, तो एनी हाउ बहुत ज़्यादा ह्यूमन लॉस होता रहा। तो जिसने ह्यूमन कॉन्शियंस को हिला के रख दिया। उसके बाद जब आपकी वर्ल्ड वॉर 1 होती है तो वर्ल्ड वॉर 1 में मिलियंस ऑफ मिलियंस लोग मर जाते हैं। और पहले कई दफ़ा ऐसा होता था कुछ ब्रूट ब्रैश लोगों को छोड़ के, जनरली इट वाज नॉट द सिविलियन पॉपुलेशन विच वाज टारगेटेड। जनरली होता रहा है, वॉर क्राइम्स होते रहे हैं फ्यूचर में, आई मीन पास्ट में भी। बट वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था कि इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट मॉडर्न वेपनरी वाज यूज्ड। I mean, helicopters were used, fighter jets were used, big Bofors kind of, top tanks. These type of weapons were also being used. Explosives, improvised explosive devices, and new guns like Kalashnikovs and AK-56, they were also used. Chemical weaponry was used. तो फर्स्ट टाइम क्या हो रहा था कि जो आपकी सिविल सोसाइटी है वो अटैक में आ रही थी और जिसकी वजह से बहुत लॉस हुआ था। दैट वाज द रीजन कि उस वक्त उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, लीग ऑफ नेशंस, कि हम एक रास्ता बनाएं जहां पे हम प्रोटेक्ट कर सकें सिविलियंस की ह्यूमन राइट्स को, कि कोई प्लांटेशन को, फार्म लैंड को, सोर्स ऑफ वाटर को, बूढ़े लोगों को, इंजर्ड को, चिल्ड्रन को, नॉन कॉम्बैटेंट्स को, इन लोगों के ऊपर कोई अटैक ना करे उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो दिस हैज शुक द कॉन्शियंस ऑफ ह्यूमन काइंड। तो उन्होंने कुछ चीज़ें निकाली थी, कुछ लॉज लीग ऑफ नेशन ने। लीग ऑफ नेशन एक प्रीकर्सर था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जो यूनाइटेड नेशंस के बनने से पहले बना था। बट वो लीग ऑफ नेशंस भी फेल हो गया कई रीजंस की वजह से। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 होती है। वर्ल्ड वॉर 2 किसके किसके बीच हुई थी? एनी वन ऑफ यू ट्राई करो, कोई बात नहीं, गलत भी होगा तो इट्स नॉट एन इशू, वी आर इन द लर्निंग प्रोसेस। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था गौरव? बाबुल, गीता, सर सर 1930 वेरी गुड। 39 में हुआ था। 1939 से लेके 1945 के बीच में, 45 हाँ, 6 yes, sir. साल के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 आपका हुआ था। आप लोगों ने हिटलर का नाम सुना है? यस सर। एडोल्फ हिटलर का? यस सर। Yes, कौन sir. था एडोल्फ हिटलर? गीता, क्या सर? एडोल्फ हिटलर कौन था? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर था। जर्मनी का चांसलर मतलब जर्मनी का शासक था। और बेनिटो मुसोलिनी का नाम किसने किसने सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट? हाँ सर पूरा तो नहीं, बेनिटो मुसोलिनी बस ये सरनेम सुना था उसका। बेनिटो मुसोलिनी इटली का शासक था। ये दोनों डिक्टेटर हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 में 2 गिरोह बन गए थे। एक गिरोह का सरदार था एडोल्फ हिटलर और मुसोलिनी, यानी कि जर्मनी, इटली एंड जापान। Japan. Yes, they sir. were on one side of the equation। और इस ग्रुप को एक्सिस पावर कहते थे। क्या कहते थे? Axis power. एक्सिस पावर। 3 लोगों का गैंग था, ऐसे याद कर लो, जर्मनी, इटली एंड जापान। और जो दूसरा ग्रुप था उसमें कौन था? यूके, इंग्लैंड, फ्रांस
रशिया, यूएस, फिर रशिया भी बाद में आ गया था। तो आपके दो दोस्त थे पहले जो हमेशा से उस वक्त, मतलब उनमें आपस में भी राइवलरी है लेकिन कई दफ़ा दोस्ती भी होती है, इंग्लैंड में और फ्रांस में। तो इंग्लैंड और फ्रांस से बाद में रशिया, क्योंकि कम्युनिस्ट हो चुका था 1971 के बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद। बट हिटलर ने क्या किया, हिटलर अटैक्ट रशिया। हिटलर ने ज्यूस का जिनोसाइड किया। जिनोसाइड समझते हो बाबुल क्या होता है? इसे आप नरसंहार कह सकते हैं। यस सर, यस। किसी एक जाति विशेष, किसी एक धर्म विशेष, किसी एक लैंग्वेज विशेष या किसी एक रेस विशेष के लोगों को अगर सिस्टमैटिक ढंग से ख़त्म किया जाए तो उसको जेनोसाइड कहते हैं, और ये एक ह्यूमन राइट्स लॉ में बहुत बड़ा क्राइम माना गया। तो हिटलर ने क्या किया, जर्मनी के अंदर जितने ज्यूज थे उनका नरसंहार शुरू किया, और पोलैंड के ऊपर भी अटैक कर दिया उसने, पोलैंड पे भी कब्जा करा, फ्रांस पे भी अटैक कर दिया। बट उससे गलती कह लो या दुस्साहस ये हो गया कि उसने रशिया पे भी अटैक कर दिया। रशिया पे अटैक करने के बाद ही ऑलमोस्ट कैप्चर्ड द सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग। बट यू ऑल नो दैट रशिया इज अ वेरी बिग कंट्री एंड इट वाज वेरी स्नोई व्हेन हिटलर डिड दिस। तो अब ये तीनों एक हो गए, इन्होंने फिर हिटलर पे अटैक किया। तो जर्मनी ने यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी कारपेट बॉम्बिंग कर दी थी, लंदन में भी। फ्रांस के काफ़ी एरियाज में एक्सिस फोर्सेस ने कब्जा कर लिया था, दे हैव कैप्चर्ड इट। जापान वहाँ से बढ़ते हुए इंडिया की तरफ आ रहा था। इंडिया की तरफ आते हुए जब बर्मा के फ्रंट से दे डिसाइडेड टू एंटर इंडिया, तो इंडियन नेशनल आर्मी फॉट विद देम अंडर द लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस। मतलब फाइट विद देम अगेंस्ट द ब्रिटिश। उनका अलग एक वो चल रहा था कि दे हैव टू रिमूव द ब्रिटिश। तो ये सारी सिनेरियो थी। लाखों लोग मर गए इसमें, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ। और उसके बाद आपको पता है कि जर्मनी एंड इटली दे लॉस्ट द वॉर। हिटलर कमिटेड सुसाइड इन अ बर्लिन बंकर। वो कभी वो टीवी पे भी आता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, फिर उसने मरने से कुछ दिन पहले दे मैरिड। तो वो पूरी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। तो देन हिटलर कमिटेड सुसाइड, और बताते हैं कि उसमें 6 मिलियन ज्यूस को उसने मार डाला, अलग अलग तरीकों से, बहुत ही इनह्यूमन और बारबेरिक तरीकों से। उनके रिसर्च भी कराता था। और मतलब जो रिसर्च होते हैं, जैसे आज हम माउस के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स पे वो रिसर्च करता था। और सिर्फ ज्यूज नहीं, और भी रोमा करके एक माइनॉरिटी हुआ करती थी वहाँ पे। फिर कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, कुछ लिबरल्स थे, कुछ सोशलिस्ट पार्टी के थे। तो उन सब के साथ इसका इसी तरह का एटीट्यूड होता था। और लेकिन जर्मन भी हार गया, इटली भी हार गया, बट जापान लड़ाई नहीं हार रहा था, क्योंकि जापान का कोई ज़मीनी रास्ता नहीं था यूरोपियन पावर्स के साथ। तो पर्ल हार्बर अटैक के बारे में आपको पता है गौरव? नो सर। पर्ल हार्बर 1942 का अटैक नहीं पता? अच्छा, आपको पता है हिरोशिमा एंड नागासाकी में एटम बम गिराया गया था? यस सर, ये चली आया था। हाँ, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। जापान लड़ाई नहीं हार रहा था, वो बहुत स्ट्रांग हो चुका था। तो अब गौरव, तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है यार। यहाँ पे तो जापान के ऊपर तो डालने का एटम बम अटैक का रीजन ये था ना, अमेरिका को लग रहा था वो अपनी सुपर पावर लॉस्ट कर जाएगा और वो पावर जापान ले जाएगा। वेरी गुड। देखो, दो रीजन से, वे एक्सीलेंट गौरव। दो रीजन से। पहला रीजन ये है कि जापान जब युद्ध नहीं हार रहा था, मई के महीने में, मई 1945 में जर्मनी इटली दोनों हार चुके थे, और ये हार नहीं रहा था, इसका कोई ज़मीनी रास्ता नहीं था। और दूसरी बात, अब तक क्या था, अभी तक 1857 से लेके 20th सेंचुरी की शुरुआत तक वर्ल्ड का लीडर माना जाता था इंग्लैंड को। इंग्लैंड के बारे में कहा जाता था कि इंग्लैंड इज एन एम्पायर वेयर द सन नेवर सेट्स, कि ब्रिटिश साम्राज्य वो एम्पायर है कि जिसका सूरज कभी ढलता नहीं है। जिसपे शशि थरूर का एक बड़ा फेमस कोट था। शशि थरूर ने कमेंट किया था ब्रिटिशर्स के ऊपर, उसने बोला कि सन नेवर सेट्स
in the British Empire, because even God cannot trust the British after dark. समझे उसने क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि ये बात सच है कि ब्रिटिश एम्पायर में कभी सूरज ढलता नहीं था, लेकिन सूरज नहीं ढलता था तो उसकी वजह ये है कि भगवान भी, परमात्मा भी ब्रिटिश के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता अंधेरे में। तो ये तो मतलब एक थोड़ा सा मजाक के उसमें कहा गया था, डिबेट में कहा था उसने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिबेट में, इंडियन इंडिपेंडेंस के ऊपर डिबेट हो रहा था वहाँ। तो पहला रीज़न तो ये कि वो युद्ध नहीं हार रहा था, और दूसरा वो कुछ दिनों में हार जाता, इतने जल्दी नहीं चल पाता, इतना ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता। बट यूएस ने क्या किया था, यूएस ने अपने आप को यूरोपियन पॉलिटिक्स से दूर रख के बहुत डेवलप कर लिया था, इकोनॉमिकली भी बहुत डेवलप कर लिया था, मैन पावर वाइज भी बहुत डेवलप कर लिया था, वेपन वाइज भी बहुत डेवलप कर चुका था यूएस अपने आप को। तो यूएस ने सोचा ये अच्छा मौका है, जैसा कि अभी गौरव ने बताया, कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूज कर देता हूँ न्यूक्लियर, तो पूरी दुनिया मुझसे डर जाएगी, एंड आई विल बिकम द सोल सुप्रीम सुपर पावर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। तो फिर उसने वहां पे 2 बॉम्ब गिराए, एक हिरोशिमा पे, एक नागासाकी पे, जिसे हम फैट मैन कहते हैं। कई मिलियंस लोग, लाखों लोग मर गए। और आपको ये जान के हैरानी क्या होगी, आपको पता ही होगा कि आज भी जो रेडिएशंस होते हैं बिकॉज ऑफ दैट, तो आज भी बच्चे वहां पे डिफॉर्म्ड पैदा होते हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस आ गए हैं उनके अंदर, प्लांटेशन आज भी ढंग से नहीं हो पाता उन इलाकों में। Yes, sir. So this is all because of the ill effect of those nuclear bombs. So they are very dangerous. And अब आप अंदाजा लगाओ, जो 70 साल पहले का न्यूक्लियर बॉम्ब था वो बहुत ही प्रिमिटिव था। आज के जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, they are 100 times stronger than those bombs which were used in Hiroshima and Nagasaki. So they can bring havoc to human beings. So that is the reason कि इतने लोगों के मरने के बाद जो विक्टर्स थे, इंग्लैंड एंड यूएस वगैरह, इन लोगों ने सोचा कि यार इस मारकाट को हम कैसे रोकें, कोई सिस्टम निकालें जिससे कि मारकाट रुके। तो अब ये हिंसा रोकने के लिए, मारकाट रोकने के लिए उन्होंने ये कहा कि कोई सिस्टम होना चाहिए, जिस सिस्टम के जरिए, कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि हम अपने इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को एमिकेबली सेटल कर सकें। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम आज क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन। ह्यूमन राइट Nation. तो United यूनाइटेड Nation. नेशंस हम कहते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस का ही एक डिक्लेरेशन है। एक तो यूएन चार्टर में ह्यूमन राइट्स की बात की गई है, और दूसरा डिक्लेरेशन उसी का दूसरा डिक्लेरेशन है, किसका, यूनाइटेड नेशन के चार्टर का एक और डॉक्यूमेंट है, यूडीएचआर, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्योंकि इन विक्टर्स को ऐसा लगा, रिसर्च करने के बाद, अपनी पूरी हिस्ट्री देखने के बाद इतने सालों की, कि जब तक आप मानवता की बराबरी में यकीन नहीं करेंगे, जब तक आप मानवता की इज्जत नहीं करेंगे, और किसी भी मानव की इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे कि वो एक मानव जाति का है, तब तक वर्ल्ड में कोई स्टेबल पीस नहीं आ सकती। और वो नहीं चाहते थे कि और ज़्यादा सफरिंग हो। तो दैट वाज द रीज़न कि उन्होंने ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन दिया और ह्यूमन राइट्स को डिफाइन किया। बट ये ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन और ये ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन कोई 1945 या 1948 में आई हुई नई चीज़ नहीं है। इसको पहली दफ़ा कोडिफाई किया गया ढंग से। अदरवाइज आपको हर संस्कृति में, हर कल्चर में, हर रिलीजन में, और जितने भी बड़े बड़े राइटर्स आज तक गुजरे हैं, एरिस्टोटल से लेके बहुत बड़े बड़े राइटर्स और भी, तो हर किसी ने कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स की बात की है। सो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन एंड द रीजन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब यहाँ तक हो गया आज। कल हम प्रॉपर आएंगे टेक्निकलिटीज में, एक्ट्स पे आएंगे, इस पे आएंगे। अच्छा, आप किताब कौन सी खरीदोगे आप? सर बता दीजिए, पता नहीं है कुछ भी। हाँ देखो, एचओ अग्रवाल की। हाँ बोलो गौरव। यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस है ना हमारे सिलेबस में, क्योंकि एक तो यूएन चार्टर से भी रिलेटेड है काफी है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी है। तो मे बी दो बुक्स रेफर करनी होंगी ना मैं पढ़ने के लिए सही से। तो मैं बताता हूँ, देखो क्या करो आप फिलहाल के लिए। एक तो आप लोग जानते ही हो कि आपको जब अपना एग्जाम पास करना होता है तो आप लोग कौन सी वो इस्तेमाल करते हो किताब? मानसी, बट सर मानसी। मानसी करते हो ना। बात सुनो, मानसी को फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मानसी को लेके रख लो साइड बुक के तौर पे, यस सर, सिर्फ ये देखने के लिए क्वेश्चन कैसे हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए नहीं कह रहा। यस सर।
बट मानसी होनी चाहिए देखने के लिए क्वेश्चन कौन से हैं, वो तो हमेशा ही Yes, sir. अनएक्सपेक्टेड है, बट इट शुड नॉट बी फॉलोड, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर सर इस नहीं बार होंगे। मानसी मैंने बिल्कुल एंड में खरीदी थी, उससे तो मैंने पढ़ा ही नहीं था मानसी से। कोई बात नहीं, अब मानसी में इसलिए कहता हूँ कि आपको ये आइडिया लगे कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, बट मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगा पुराने 4-5 साल के, तो आपको उससे भी आइडिया लग सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर गोइंग टू कम। सो एक तरीका तो ये है कि आप क्वेश्चन पेपर इकट्ठा करो, जो कि आपको करना ही है, और मानसी नहीं तो क्वेश्चन पेपर तो इकट्ठा करना ही है आपको। दूसरी चीज जो बहुत ही अच्छी किताब है, दैट इज एच.ओ. अग्रवाल, वेरी सिंपल, ठीक है। यस सर। एच.ओ. अग्रवाल की किताब बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान किताब है, तो इन दो जगहों से आप कर सकते हो। इसके अलावा मैं और भी कहीं शॉर्ट नोट्स में देखूंगा, इन केस मुझे कुछ मिलता है तो आई विल इन्फॉर्म यू, क्योंकि एक ए.के. जैन की दुखी है जो कि बहुत अच्छी मानी गई है, पहले मैं खुद उसको देखूंगा, उसके बाद आई विल टेल यू। अभी के लिए एच.ओ. अग्रवाल आपके पास होना चाहिए, और एक एक्ट है जो आपके पास होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा, ह्यूमन राइट्स एक्ट ह्यूमन राइट 1983, एक्ट। ठीक है। ह्यूमन राइट्स एक्ट आपके पास होना चाहिए, वो बहुत छोटा एक्ट है, 30-40 सेक्शन से ज़्यादा सेक्शन नहीं है उसमें, 2-3 क्वेश्चन आपके वहीं से आएंगे और बेसिक डेफिनेशन भी आपकी वहीं से आएंगी, तो ये किताबें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा यस कॉन्स्टिट्यूशन का बेर एक्ट आप खरीद के रख लीजिए, वो तो आपके आगे भी काम आएगा जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। इज इट ओके? यस सर। यस सर। अब मैं आपको आगे क्या पढ़ाऊंगा, आगे मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, मीनिंग पढ़ाऊंगा, डेफिनेशन कहाँ दी हुई है वो पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। ह्यूमन राइट्स में और फंडामेंटल राइट्स में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। यस सर। तो ये आपका चैप्टर 1 हो जाएगा, इसमें डेफिनेशन वगैरह भी कुछ आएंगी। फिर चैप्टर 2 में मैं आपको जो इंटरनेशनल लॉ के डिफरेंट प्रोविजंस हैं राइट्स को लेके, हाँ, और एक किताब आपको लेनी है, मैंने पहले भी कहा था जब आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, एक यूनिक की ब्लू कलर की बहुत छोटी सी बुकलेट आती है, कुछ याद आ रहा है? यूनिक की बहुत छोटी सी पतली, Yes, sir. उसमें यूएन चार्टर लिखा हुआ है, यूएन चार्टर लिखा हुआ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का लिखा हुआ है, आईसीजे स्टैट्यूट का लिखा हुआ है, फिर इंटरनेशनल एजेंसीज का लिखा है, देखा है आपने, वो पढ़ा होगा पहले पॉलिटिकल साइंस में। Yes, sir. तो वो भी आपके पास होनी चाहिए, वो भी आपके काम आएगी। सर क्या नाम है उस बुक का? सर वो बुक लेकिन नेट पर नहीं मिलती। हाँ, वो बुक नेट पे नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, किसी बच्चे ने फोटोकॉपी कराई तो उसको स्कैन करके ले लो। Yes, sir, आपने बोला था वो सिर्फ मुखर्जी नगर के वहाँ पे मिल हाँ, जाएगी। वहाँ पे मिल जाएगी। तो अभी नहीं भी होगा तो मुझे लगता है कि महीने भर के अंदर क्या पता हालात कुछ बेहतर हो जाए, हाँ, केसेस कम हो जाए, तो जब केसेस कम हो जाए तो वो बुक ज़रूर ले लेना, क्योंकि वो आपको हमेशा काम आएगी, पॉल साइंस में भी काम आएगी, आपको ह्यूमन राइट्स में भी काम आएगी, आपको वो इंटरनेशनल लॉ में भी काम आएगी। इंटरनेशनल लॉ है सर आपके उसका एग्जाम, नाम क्या है सर? बुक का सर? यूनिक। उसका नाम है यूनिक की इंटरनेशनल लॉ कह दो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह दो, बहुत छोटी सी है, वो बहुत पतली है, बट बहुत क्वेश्चंस आते हैं उसमें। वो आपको देखो पॉल साइंस से मदद करती है, आपको ह्यूमन राइट्स से मदद करती है, आपको इंटरनेशनल लॉ में मदद करती है। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी इंसान अगर जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम देता है, खास करके यूपी उत्तराखंड के स्टेट्स का, इवन बिहार का, तो वहाँ पे इट्स गोइंग टू हेल्प यू ट्रेमेंडियसली। तो ये 2-3 चीज़ें आपके पास होंगी और आपकी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही फोकस स्टडी करनी है आपको। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप एच.ओ. अग्रवाल लो, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी पढ़ जाओ, पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, उसके एरियाज फोकस होंगे, वो एरियाज आपको पढ़ने हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो मीनिंग डेफिनेशन पे हम कल बात करेंगे, कंसेप्ट पे बात कर चुके हैं, फिर जो इंटरनेशनल लॉ में प्रोविजंस हैं, फिर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट इंटरनेशनली कैसे होती है उस पर बात करेंगे, यूडीएचआर पे बात करेंगे, बहुत सिंपल है। इसके बाद फिर जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में बात होती है, सो इट्स वेरी वेरी सिंपल। और 2-4 चीज़ें ऐसी हैं कि मैं उनका इंटरनेट से निकाल के आपको कुछ कन्वेंशन वगैरह मैं आपको सेंड कर दूंगा अपने अपने लैपटॉप में, या आपका जो डेस्कटॉप होता है उसमें वो सेव कर लेना, ठीक है। उन्हें याद Okay, करने sir. की Yes, जरूरत नहीं sir. है, उनमें से 2-4 सेक्शन होंगे वही आपको याद करने होंगे,
तो आप परेशान मत हो जाना कि यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट भी आ गया, अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट भी आ गया, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली उनका हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, 2-4 सेक्शन अंदर के इंपॉर्टेंट है. आर यू गेटिंग इट? सो देयर इज नो नीड टू बी Yes, पैनिक, बट यू शुड Yes, बी sir. बाय हार्ट विद चार्टर प्रोविजंस एंड यूडीएचआर के कुछ प्रोविजंस के यू शुड बी नोइंग वेल. और वो जो हमारा एक्ट है नीचे, क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्ट. आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज मेरी? अब आ रही है आवाज? अब Yes. आ रही होगी यार, आ रही है. आ रही है? ओके, तो ये Yes, सब हाँ, ये सब पढ़ने के बाद फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, मैं वो एंड में डिस्कस करूंगा बिल्कुल. तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप रिलेट कर सकोगे डेली बेसिस के केसेस से. तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट अब आप खरीद लो, ठीक है? इज इट ओके? yes, sir. Yes. इसका बनना है। और मैं अभी क्लास के बाद आप लोगों को शाम तक लिख के दे दूंगा कौन कौन सी बुक, कौन कौन से बेयर एक्ट आपको लेने. आई विल सेंड यू अ नोट. इज इट ओके? यस सर। चलो, अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, बिकॉज सिर्फ 5 मिनट बच गया है, दूसरी क्लास लेनी है. नहीं सर, कोई डाउट नहीं है. आज की में तो सर वही था, स्टोरी थी, वो तो समझ आई गई। लेकिन ये स्टोरी बहुत काम आएगी क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है. जूरिस्प्रूडेंशियली इट इज मेकिंग यू क्लियर. इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन राइट या हाउ ह्यूमन राइट्स कम्स इनटू बीइंग, तो या क्यों है, क्या जरूरत है, तो इसका आंसर आप लिख लोगे नहीं लिख लोगे अगर ऐसे टाइप आ गया? Yes, sir. Yes, sir. देखो, मैं ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन नजर आ रही है? No, sir. No, तो sir. नहीं आ रही। अच्छा, मैं स्क्रीन दिखाता हूँ, रुक जाओ. अब आर यू एबल Yes, टू sir. सी? Yes, sir. Yes, sir. ये लिखो, एच.ओ. अग्रवाल सर ये H.U. अग्रवाल होगा ना? एच.ओ. अग्रवाल है. एच.ओ. अग्रवाल, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, शायद हरिओम अग्रवाल इनका नाम. ये सर एच.ओ. अग्रवाल ही है इसकी हाँ, बुक सर, उसमें सिलेबस में भी लिखा हुआ है। एच.ओ. अग्रवाल है, मुझे लगता है हरिओम नाम है इनका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यूनिक शॉर्ट बुक ऑन इंटरनेशनल लॉ. इसके अलावा आपको लेना है कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट. और इसके अलावा सर ह्यूमन राइट एक्ट. हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑब्लिक मानसी. और आपको लेना है ह्यूमन राइट्स एक्ट. और हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन वगैरह, इन चीज़ों के बारे में. ये आप लोग नोट कर लो, वैसे मैं आप लोगों से ये शेयर कर दूंगा, ठीक है? यस सर। मैं इसकी पीडीएफ कॉपी डेली की डेली शेयर करूंगा. तो चलो, ये आई विल शेयर इट आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, फिर आज की क्लास हम एंड करते हैं. अगली क्लास में मैं ये सब चीज़ों का आप लोग इंतजाम करना, जो ऑनलाइन आ जाए, नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं है. ह्यूमन राइट्स के डेफिनेशन वगैरह हम शुरू कर देंगे, प्रोविजन वगैरह डिस्कस करना. इज इट ओके? यस सर। ओके, बाय, टेक केयर. बाय सर। बाय.